नमस्कार प्रिय साथियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत। अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य फैमिली के साथ मैं आज आपके सामने इतिहास लेखन की प्राचीन परंपराएं और लिपि के बारे में चर्चा करूंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारी अब तक 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली पूरी तरीके से, सारी चीजें कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब चौथी यूनिट के अंतर्गत हम इतिहास लेखन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इतिहास लेखन में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी इतिहास लेखन के, और आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। सारी चीजें हम उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं। तो अब आप देर मत करिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पीरियड का हमारा ऑफर है। मात्र 2,999 में। इसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या देंगे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। जो भी दिक्कतें होती है बच्चों को हम उसमें सुलझाते हैं। उसके डाउट सेशन के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, 5,000 MCQs होंगे, PYQ सॉल्व करवाएंगे, हम करंट हिस्ट्री को भी साथ में लेंगे। और इसके अलावा विशेष बैच के तौर पर हमारा जो इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन और वर्ड हिस्ट्री, ये आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर या किसी भी क्लासेस में अवेलेबल नहीं होगा। और पूरा फोकस है हमारा कि इसमें कोई भी चीज़ छूटे ना। तो जल्दी करिए, अपने आप को इनरोल कीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो आपको कैसे इनरोल होना है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा ऑफर है जो 4,999 का जो ऑफर है, वर्तमान में 2,999 में उपलब्ध है। बहुत ही लिमिटेड पीरियड का ऑफर है। जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए। आप मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए या हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करिए। जो भी दिक्कत हो आपको इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी कीजिए, इतिहास की अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य फैमिली के साथ जुड़िए। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज के क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं। आज के क्लास में हम कवर करेंगे भारतीय लेखन कला का उद्भव कैसे हुआ और लिपियों का विकास कैसे हुआ। बहुत सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं इनसे, है ना। तो इतिहास लेखन ही इतना ही पूछा हमारे इसमें सिलेबस में, इतिहास भारतीय इतिहास लेखन, ठीक है, लेखन कला की लिपियों का विकास कैसे होता है, सारी चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती है। बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज हम देखने वाले हैं वैदिक पौराणिक परंपरा, सुत्त परंपरा, चरित परंपरा, बौद्ध एवं जैन परंपराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए कितना हम इस क्लास में कवर करते हैं। और उसके बाद में हमारा आता है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखक में हम शुक्र, बाण, भट्ट और कल्हण। ये हमारे 3 टॉपिक है जिन्हें हम जल्दी ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम भारतीय लेखन कला के का उद्भव और लिपियों के विकास के बारे में देखते हैं। किस तरह से लेखन कला का उद्भव होता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। जैसे सबसे पहले भारतीय लेखन कला का उद्भव एवं लिपियों का विकास। पहले हम देखेंगे कि इन लिपियों का जब हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है ना। पूरा लेख शास्त्र में जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैलियोग्राफी। ठीक है, बस सीधा सा प्रश्न ही पूछा जाता है कि प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे पैलियोग्राफी। प्रचलित भारतीय परंपराओं में लिपि के आविष्कार का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया है। जैन ग्रंथों में समयांग सूत्र, पणवाण सूत्र, जिनमें 18 लिपियों का उल्लेख हुआ है। किसमें किसमें हुआ है, समवायांग सूत्र और पणवाण सूत्र में 18 लिपियों का विकास हुआ है। तथा बौद्ध ग्रंथ का जो ललित विस्तार है उसमें 64 लिपियों का उल्लेख हुआ है। और ये सब क्या है, ये सारी भारतीय लेखन परंपरा की प्राचीनता की पुष्टि होती है। इससे पता चलता है कि हमने इतनी सारी लिपियों का आविष्कार किया था और इस तरह से भारतीय इतिहास उस समय पुष्पित एवं पल्लवित था, यानी इतिहास लेखन का कार्य उस समय जारी था। भारत में लिपि को उत्कीर्ण करने का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, सबसे पहला उदाहरण अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा की मोहरों पर, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये भले मोहरें मिली लेकिन इस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, सफलता हमें नहीं मिली। लेकिन अगर प्रश्न आता है भारत में सब लिपि को उत्कीर्ण करने का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है, तो हम कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरें। इसलिए हड़प्पा की मोहरों या सील पर हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। लेखन के संबंध में प्राचीनतम चर्चा, लेखन के संबंध में प्राचीनतम चर्चा या लिखित दस्तावेजों का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वप्रथम पाली में लिखे बौद्ध ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। एक ऐसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं कि जिससे हमें
उस लिपि को पढ़ लें या जो लिखा हुआ है उसे हम समझ सके। पहला तो एक तो वैदिक सभ्यता और दूसरा आता है बौद्ध। लेकिन हम उसमें भी क्या करें, लिखित दस्तावेजों का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्योंकि वेदों को भी हम सुनने श्रुति के अंतर्गत लेते थे ना, फिर लिखा बाद में गया उन्हें, तो पहले तो हम सुनते थे उन्हें। जातक और विनय पिटक सबसे प्रारंभिक प्रमाण है। पिटकों में भी सारे पिटक नहीं, विनय पिटक की बात हम कर रहे हैं ना, जो सबसे पहले लिखे गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पढ़ी जा चुकी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी, तत्पश्चात कौन सी, खरोष्टी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में किस लिपि को पढ़ा गया, इस तरह से प्रश्न आएगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहली जो लिपि पढ़ी गई है वह है ब्राह्मी, उसके बाद में खरोष्टी। समय क्या है इनका, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सम्राट अशोक के अभिलेखों की प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। सुख या हरियाणा से प्राप्त मिट्टी के एक फलक पर ब्राह्मी अक्षर लिखित है, लिखते हुए बालक का उत्कीर्ण है। क्या बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि अशोक का जो अभिलेखों की जो प्रणाली सबसे प्राचीन प्रणाली है ना, और 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। हमने अशोक बहुत अच्छे से कवर करा है, मौर्य साम्राज्य, उसमें हमने उनके जितने भी अभिलेख मिले हैं, किन किन लिपियों में मिले हैं, उनके जो लेख है, अभिलेख है, शिलालेख है, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से कवर करी है। उसमें से जो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक लिपि के जो शिलालेख मिले हैं ना, सबसे प्राचीन उसमें से भी माना गया है, तो कौन सा माना गया है, ब्राह्मी लिपि को माना गया है ना। तो कहाँ से मिला है, तो ये जो सुग हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहां पर एक मिट्टी के फलक पर ब्राह्मी अक्षर में लिखते हुए बालक को उत्कीर्ण है, जो क्या पता चलता है जिससे कि लेखन कला का प्रारंभिक प्रमाण है। बादामी से प्राप्त एक कलाकृति में एक हाथ में ताड़पत्र है। चित्र भी बता रहे हैं ना, चित्र भी हमें बता रहे हैं कि लेखन कला विकसित हो गई थी, है ना। अगर कोई बालक लिखते हुए हमें दिख रहा है तो हम यही अनुमान लगाएंगे उससे भी कि लेखन कला आ गई, तभी लिखते हुए दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो पेन पकड़कर आपके सामने एक्टिंग कर रहा था, है ना। यानी लेखन कला आज हो सकता है, लेकिन उस समय ये सारी चीजें भी नहीं थी। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई लेखन कला उस समय आ गई थी। तो सबसे प्रारंभिक प्रमाण चित्रों के रूप में ये मिलता है हमें। मथुरा की जैन कला में सरस्वती की एक अभिलिखित मूर्ति मिली है। सरस्वती की किस शैली में बनी, मथुरा की जैन कला में, ठीक है, सरस्वती की एक अभिलिखित मूर्ति मिली है, जिसके हाथ में पुस्तक है। मूर्ति की चरण चौकी पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख 2री शताब्दी ईस्वी का है ना। नीचे जो मूर्ति के जो चरण मतलब पैर होते हैं, उसके नीचे चौकी पर उत्कीर्ण है ब्राह्मी लेख, जो 2री शताब्दी ईस्वी का है। खजुराहो में एक पत्र लिखती महिला की प्रतिमा उत्कीर्ण है। चीनी यात्री हैंसांग व चीनी विश्वकोश वांग शुलिंग के अनुसार भारतीय लिपि जो प्राचीनतम लिपि है का आविष्कार ब्रह्मा ने किया है। हैंसांग भी यही कहते हैं, और चीनी विश्वकोश भी क्या कहता है कि भाई जब सबसे प्राचीन लिपि है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ब्रह्मा के द्वारा किया गया है। अल-बरूनी क्या कहता है, अल-बरूनी और अल-बरूनी से पहले भी जो अल-बरूनी और मध्यकालीन इतिहासकार, या यूं कहें कि आधुनिक इतिहासकार, सभी का यही मानना था प्राचीन काल में लोग इतिहास नहीं लिखते थे, और अगर लिखते भी थे तो उनमें क्रमबद्धता का जरा भी ध्यान नहीं था। इसीलिए तो हमने सबसे पहला इतिहासकार के रूप में देखा था, हमने पढ़ा था हमारी पहली क्लास में कि पहला इतिहासकार कौन है, तो कल्हण को हमने देखा था, है ना। कल्हण भारतीय इतिहास का पहला इतिहासकार है, कल्हण को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से क्रमबद्धता का ध्यान रखा। इससे पहले बहुत सारे इतिहासकार हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर इतिहास की परिभाषा के अकॉर्डिंग जिसने इतिहास लिखा है, इसीलिए उसको क्या कहा है, भारतीय इतिहास का पहला इतिहासकार कहा गया है। अल-बरूनी क्या कहते हैं कि भाई हिंदू लिखना भूल गए थे। पराशर के पुत्र व्यास ने पुनः लेखन की खोज करी। उनका क्या कहना है कि भाई हिंदू लिखना भूल गए थे और फिर से लिखने का काम किसके द्वारा किया गया, पराशर के पुत्र व्यास ने। ठीक है, तो व्यास ने क्या लिखा, तो हमको पता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, ऋषि वेद व्यास। यानी लिखने की कला कब से, वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हुई। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है अल-बरूनी। ठीक है, अब देखते हैं यूनानी विवरण क्या कहता है। यूनानी विवरण में सिकंदर का जो सेनापति निर्याकस, हमने सिकंदर भी पढ़ा था, विदेशी आक्रमण, प्राचीन काल के विदेशी आक्रमणों में सिकंदर का सेनापति जिसके साथ आता है निर्याकस, भारतीयों के संबंध में क्या टिप्पणी करता है। कहता है कि यहाँ के लोग कपास या रुई की छितड़ों को कूट कूट कर लिखने के लिए कागज तैयार करते हैं। यानी हमें कागज के बारे में जानकारी देता है ये
कि भाई अब ताड़पत्र भोजपत्र के अलावा जब सेनापति निर्याकस कहता है सिकंदर का कि यहाँ के लोग कपास और रुई, कपास से रुई एक ही है, कपास से ही तो रुई होता है, रुई की चिथड़ों को कूट कूट कर क्या करते थे, कागज बनाते थे और उस पर लिखने का कार्य किया जाता, यानी लेखन कला थी। निर्याकस ये कह रहा है कि लेखन कला यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, मेगस्थनीज इंडिका में क्या लिखता है कि सॉरी, यहाँ पर 10-10 स्टेडिया के अंतर पर पत्थर लगे हैं जिनसे विश्राम गृह व दूरी का पता चलता है। यहाँ नए वर्ष के दिन पंचांग सुनाया जाता है, जन्म पत्र बनाने के लिए जन्म समय लिखा जाता है। देखिए कितनी सोचने की बात है यहाँ पर। मेगस्थनीज जो खुद यहाँ पर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा क्या है कि यहाँ पर हर 10-10 स्टेडिया के अंतर पर, है ना, क्या लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं। जैसे हम लिखते हैं, आज हम कहीं पर जाते तो देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि भाई इंदौर 100 किलोमीटर, यानी हमें ये बता रहा है कि भाई इतनी दूरी पर ये चीजें हैं। तो ये अब से नहीं, मौर्य काल में ये चीजें थी, यानी हम लेखन कला सीख गए थे। अब नए वर्ष के दिन पंचांग सुनाया जा रहा है, पंचांग लिखा होगा तो सुनाया गया होगा, ऐसे कैसे सुना देगा। जन्म पत्र बन रहे थे, तो कहाँ पर जन्म पत्र बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, तो ये सारी चीजें लिखने से ही आती है। ठीक है, लिखने के द्वारा ही हमें पता चलता है। यानी हम ये यही बताने का प्रयास कर रहे हैं अभी कि उस समय लेखन कला कब से प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, ये सारे विवरण हमें बताते हैं कि भाई लेखन कला हमारे यहाँ पर आ गई थी, लोग लिखने लग गए थे, जन्म पत्रिका बनाए जाने लग गए थे, जन्म का समय लिखा जाता था। ये मेगस्थनीज कह रहा है ना, यानी मौर्य काल तक तो हम क्लियर हो गए। निर्याकस भी बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या लिख रहे हैं हम कि यूनानी लेखक कर्टियस भी किसी वृक्ष की छाल के भीतर नरम हिस्से पर या भोजपत्र पर लिखने का उल्लेख करता है। ये कर्टियस क्या कहता है, कर्टियस भी कह रहा है यहाँ पर कि भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ कर लिया था, है ना। भोजपत्र वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके छाल से पत्तों, जिसकी छाल पर से क्या निकाले जाते हैं, छाल से हम उस पर लिखने का कार्य किया जाता था प्राचीन समय में। भोजपत्र, ताड़पत्र, है ना, तो उस पर लिखने का कार्य किया जाता था। पर्टिकुलर एक पुस्तक ही बना दी जाते थे इकट्ठा करके, है ना, आगे आएगा उसका से फोटो दिखाएंगे। अगला हमारा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्तन में बौद्ध भिक्षुओं के लिए जिन जिन बातों का निषेध है उनमें अखरिका, अखरिका क्या होता है, अक्षरिका नामक खेल का भी उल्लेख है। विनय पिटक में लेखन कला की प्रशंसा करते हुए भिक्षुओं द्वारा सीखने को अनुशासित किया गया है। विनय पिटक क्या कह रहा है, एक तो लिखने की कला की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, यानी लेखन कला बौद्ध समय में थी, हम ये कहेंगे। और साथ ही क्या बता रहे हैं कि भिक्षुओं को बता रहे हैं कि किस तरह से सीखना चाहिए, आपको एक अनुशासित तरीके से सीखना चाहिए लेखन कला को। जातक ग्रंथों में इण्णन, पौत्थक शब्दों का उल्लेख लेखन कला के संबंध में मिलता है। अब अगर प्रश्न ये बनता है, प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी सीखिए साथ में ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इण्णन और पौत्थक इण्णन और पौत्थक शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो लिखने के लिए, लेखन भी आएगा, युद्ध भी आएगा, या फिर प्रशासन भी आएगा, या धर्म भी आएगा, धार्मिक क्षेत्र। तो अब हमें किससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये तोपे हो, है ना, तो हम युद्ध लगा दे। फिर प्रशासन से संबंधित कोई अधिकारी हो या कोई कर हो तो हम प्रशासन का लगा दे। तो ध्यान रखिएगा कि इण्णन और पौत्थक शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, लेखन कला के लिए। महावग्ग से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लेखन कला पर प्रकाश डालते हुए लेखक गणना व रूप को पाठ्यक्रम का अंग माना गया है। खारवेल अपने हाथी गुम्फा लेख में इन्हीं 3 वस्तुओं को सीखने का उल्लेख करता है। क्या करता है वो, एक तो लिखना है, गणना करना है, और पाठ्यक्रम को विशेष रूप से महत्व देता है। ये सारी चीजों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा लेख में भी मिलता है। ललित विस्तार कहता है कि बुद्ध द्वारा लिपिशाला में जाकर गुरु विश्वामित्र से चंदन की माटी पर सोने के वर्णक से लिखना सीखने का वर्णन मिलता है। ये ललित विस्तार बता रहा है। ये सारे हम लेखन कला के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हमारे सामने इस तरह से हुई है ललित विस्तार में। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध द्वारा लिपशाला में जाकर गुरु विश्वामित्र से चंदन की माटी पर सोने के वर्णक से लिखना सीखने का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो ललित विस्तार से ना। ललित विस्तार किस धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक और पौराणिक
साहित्य, ठीक है। वेद ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ है। पता है हमें कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होता है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद को हम क्यों जानेंगे? इसमें संहिता और देवताओं की स्तुति के लिए। यजुर्वेद यज्ञ की विधि विधान के लिए। सामवेद संगीत का प्रमुख ग्रंथ है। अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। आगे आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सारी रामायण गा रही हूँ ना, ये सारे गीत इसीलिए मैं गा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि आएंगे तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक है। सामवेद की 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कौथुम, जैमिनी और तलवारकर। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपद, है ना। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इनके ब्राह्मण को, ऋग्वेद के ब्राह्मण को होत्र कहते हैं, इसके अर्धर्वयु कहते हैं, इसको उद्गाता कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहता है। तो ये सारे ऋग्वेद ये वेदों से संबंधित है। मुझे पता है कि आपको राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन पर इनरोल हो जाइए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ा है कि कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल किस ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है ना। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप मुझे बताइएगा कि ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है, बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा करी है ना। और हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है, फिर बहुत लेंथी पड़ेगा आपके लिए। वेद ब्राह्मण साहित्य के क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनमें लेखन कला के अस्तित्व का बोध होता है। महाभारत के आदि पर्व में इसके रचयिता व्यास ने स्वयं गणेश को महाभारत का क्या बताया है? लेखक बताया है। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? आदि पर्व, ध्यान रखिएगा, महाकाव्यों में भी ये चीजें आती है ना। महाभारत हमने पढ़ा था, पहली बार इसका उल्लेख कहाँ पर होता है? अश्वलायन ग्रह सूत्र में होता है। कितने पर्व है? 18 पर्व है। सबसे बड़ा कौन सा? शांति पर्व है। भगवद गीता किस पर्व में है? तो छठे पर्व में है। क्या कहा जाता है उसे? भीष्म पर्व कहा जाता है। अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धर्मशास्त्र तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? महाभारत कहा जाता है। कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है। कहाँ पर इसका संकलन का क्षेत्र माना जाता है? तो नैमिषारण्य माना जाता है। सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है? महाभारत के जो 18 पर्व है उसमें जो आदि पर्व आता है उसमें बताया गया है वेद व्यास जी ने कि इसके रचयिता कौन है। इसके जो रचयिता है महाभारत के वेद व्यास जी ने क्या कहा कि लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया है? भगवान गणेश के द्वारा किया गया है। अर्थशास्त्र में भी लेखन कला के अंदर अनेक संदर्भ मिलते हैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र ने लिखित दस्तावेजों को न्याय के साक्ष्य के प्रमाण स्वरूप स्वीकार करने का विधान दिया गया है। लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। वैसे ही जैसे ही इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है? अगर शब्द की बात करें तो अथर्ववेद में, है ना। उसी तरीके से लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया? शब्द की बात हो रही तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में। इसी में सर्वप्रथम यवनानी यानी यवनों की लिपि का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, किसकी लिपि का? यवनानी, यवनों की लिपि का उल्लेख हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। धर्म सूत्र में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पाणिनि के अष्टाध्यायी को। वह अपने से पूर्व के आपिशाली, शफोहायन, गार्ग्य, शकल, शाकटायन, गालव, भारद्वाज, काश्यप, चक्रवर्मा, सैनक नामक व्याकरणों का उल्लेख करता है। ये करते हैं, कौन कर रहे हैं इनका उल्लेख? अष्टाध्यायी कर रहे हैं, है ना, जो इसके पूर्व हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि शाकटाल पाणिनि से पहले के थे या बाद के थे तो हम कहेंगे पूर्व के थे। भारद्वाज पूर्व के थे, कश्यप पूर्व के थे, है ना। ये सारे क्या थे? व्याकरणविद थे, व्याकरणों। यजुर्वेद की संहिता है वाजसैनी संहिता। यजुर्वेद को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। यजुर्वेद की जो संहिता है किसका भाग है ये? तो ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है ना, शुक्ल यजुर्वेद का वाजसैनी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद हमने क्या देखा था कि पूरा यजुर्वेद की शैली में लिखा गया। शुक्ल यजुर्वेद एकमात्र गद्य शैली में, लेकिन ये जो वाजसैनी संहिता है ये इसका अपवाद है। ये किस में लिखा गया है? ये पद्य में लिखी हुई। ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए वाजसैनी संहिता की शैली में लिखी गई है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पद्य शैली लिखना। यजुर्वेद की वाजसैनी संहिता क्या कहती है? संहिता में गणक शब्द का उल्लेख मिलता है। गणक मतलब इसमें 10 से लेकर परार्थ अर्थात 10 खरब तक की संख्याओं का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? वाजसैनी संहिता में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस में 10 से लेकर 10 खरब तक की संख्याओं का उल्लेख मिलता है तो हम कहेंगे
वात्स्यायनी संहिता। पर्टिकुलर के शब्द के बारे में पूछे, गणक शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वात्स्यायनी संहिता में। ठीक है। भारत में लिपियों का विकास। अब डालते हैं नजर लिपि कैसे हुआ। अभी तक हमने परंपराएं देखी, किस तरह से लिखते हैं, है ना, कैसे लिपि शब्द हमारे सामने आए। परंपराएं तो और बची हुई है, अभी हमने सिर्फ देखा कि शब्द कैसे हमारे सामने से आए, लेखन कला शब्द कैसे आया, कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया, किन किन लेखकों के द्वारा किया गया, बहुत सारी चीजें हमने अभी देखी। अब देखेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में, खरोष्ठी लिपि के बारे में, भोजपत्र ताड़पत्रों के बारे में, कौन सा भोजपत्र कहाँ से मिला और किस तरह से प्रश्न बनते। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, आगे की क्लास। सॉरी, ब्राह्मी लिपि की चर्चा कर रहे थे हमें ना। भारत की प्राचीनतम लिपि हड़प्पा लिपि है। अभी हमने बात करी, जो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि स्थलों से हमें ज्ञात हुई, लेकिन क्या हम उसे पढ़ पाए? जी नहीं, अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। तो फिर हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी लिपि, इसे दक्षिण एशिया की सभी स्वदेश लिपियों का जनक माना जाता है। इस लिपि का आविष्कार ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा या वेदों की सुरक्षा के निमित्त किया गया है। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत में ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियां प्रचलित थी। समय काल क्या रहेगा, याद रखिएगा, ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक कौन कौन सी लिपियां भारत में प्रचलित थी? ब्राह्मी और खरोष्ठी। सबसे प्राचीन ब्राह्मी, उसके बाद आएगा खरोष्ठी। जैन ग्रंथों में पणवान सूत्र, समयांग सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित लिपियों में ब्राह्मी लिपि को प्रथम स्थान पर रखा गया है। ये सारे ग्रंथ जो जैन ग्रंथ हैं, सॉरी, वो क्या कहते हैं कि सबसे प्रारंभिक लिपि के रूप में किसे बताया गया है? इन्होंने ब्राह्मी लिपि को बताया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बम्भी अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके सूत्र प्रारंभ किया गया है। भगवती सूत्र में क्या कहा गया है? बम्भी अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार और फिर सूत्र प्रारंभ किया गया है, यानी इतनी महत्ता थी ब्राह्मी लिपि की। अशोक के अभिलेखों की धम्म लिपि, वो प्राचीन साहित्य की ब्राह्मी लिपि वस्तुतः एक ही है। जो अशोक के अभिलेख हमें जिस लिपि में मिलते हैं, जो लिपि है वह कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है ना, वो दोनों एक ही लिपि है। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के स्तर से खनित मृदभांडों के ही ठिकरे यानी बर्तन, जिन पर ब्राह्मी लिपि के चिन्ह है, जो इस संबंध में आरंभिक प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिले? श्रीलंका के अनुराधापुर से। ब्राह्मी लिपि भारत की अत्यंत प्राचीन लिपि है। इसके अस्तित्व का प्रमाण अनुराधापुर के अलावा पीपरहवा व वर्ली गांव से प्राप्त अभिलेख 500 ईसा पूर्व पर भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि का अस्तित्व हमें कहाँ कहाँ मिला, उसके बारे में हम देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किसने किसने सफलता प्राप्त करी, क्या उसकी प्रोसेस रही है ना। तो देखते हैं, प्राचीन लिपियों को पढ़ने और समझने की प्रक्रिया काफी रोचक रही। अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में मशक्कत करने वाले विद्वानों में जिन्होंने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की कोशिश करी, सबसे पहले जेम्स प्रिसेप, हमने देखा था 1836 में इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। चार्ल्स विलिकन्स, कैप्टन ट्रायर, W.H. मिल और स्टीवेंस, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि को समुचित ढंग से पढ़ने में ट्रॉयर ने महत्वपूर्ण प्रयास किया। 1934 में प्रयाग प्रशस्ति का कुंद अंश पढ़ लिया। उसी वर्ष डॉक्टर मिल ने इसे पूरा पढ़ लिया। गुप्त लिपि पढ़ने में अधिक सफलता से जेम्स प्रिंसेप को मिली। सबसे ज्यादा सफलता गुप्त लिपि को पढ़ने की किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को, जिसने दिल्ली का होम एरंड सांची अमरावती के लेखों को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि पढ़ने की दिशा में दूसरा चरण लासेन महोदय ने कार्य प्रारंभ किया। पहले चरण में तो इन लोगों ने करा था, जिसमें सफलता सबसे ज्यादा किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली। अब दूसरा चरण कौन प्रारंभ कर रहा है? लासेन प्रारंभ कर रहे हैं। 1836 ईस्वी में इसने इंडो बैक्ट्रियन राजा अगाथोक्लीज के सिक्कों का ब्राह्मी लेख पढ़ा, लेकिन लेख छोटा होने के कारण ब्राह्मी लिपि के बहुत कम अक्षरों का ज्ञान हो सका, है ना। 1836 में इस लेख को पढ़ने का कार्य किसने करा था? बैक्ट्रियन राजा अगाथोक्लीज के सिक्कों को पढ़ने का कार्य किया गया लासेन के द्वारा। ब्राह्मी लिपि के पूर्ण उद्वाचन का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अभी हमने देखा था, है ना, कब प्रारंभ हुआ ये पढ़ने का काम? तो 1834-35 में उसने इलाहाबाद, रधिया, मठिया स्तंभ लेखों की छापे प्राप्त हुई, जिन्हें उसने अशोक के देहली स्तंभ लेख से मिलान किया, और ये एक सहयोगी था कि चारों लेखों का वर्ण विषय एक निकला। और 1837 में प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि पढ़ने का दूसरी बार प्रयत्न किया। ठीक है, दूसरी बार प्रयत्न 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया
और ये जो प्रयास था ये थे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का, है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत देखते हैं। सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धांत विलियम जोन्स द्वारा ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। क्या होता है सेमेटिक, वो देखेंगे हम, है ना। उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के सिद्धांत के पोषकों में ब्यूलर, डेविड डिर्जर प्रमुख थे। डेविड डिर्जर जो ब्राह्मी लिपि का मूल प्राचीन अरेमाइक वर्णमाला में सिद्ध करना चाहते थे। डेविड डिर्जर क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है वो मूलतः अरेमाइक वर्णमाला से ही संबंधित है और यही सिद्ध करने का वो प्रयास कर रहे थे। उनके अनुसार समस्त सेमेटिक जातियों में से सर्वप्रथम अरेमाइक ही भारतीयों के संपर्क में आए थे, है ना। अरेमाइक ही भारतीयों के संपर्क में सबसे पहले आई थी। तो इसी को साथ में ले रहे हैं, ब्राह्मी को ही क्या बोल रहे हैं कि अरेमाइक ही, क्योंकि सबसे पहले भारतीयों के संपर्क में क्या आई थी, अरेमाइक लिपि आई थी। डॉक्टर अहमद हसन दानी भी ब्राह्मी लिपि के आविष्कारकों को भारतीयों की मौलिक उपलब्धि नहीं मानते हैं। डॉक्टर अहमद हसन भी क्या कहते हैं कि वे मौलिक रूप से ब्राह्मी लिपि इनकी नहीं, इन्होंने विदेशों से ग्रहण करी है। वे भारतीयों कि पश्चिम एशिया से संबंधों को आधार मानते हुए ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति वहीं से मानते हैं कि ये पश्चिम एशिया की लिपि है ना, ये भारत की मौलिक लिपि नहीं है और भारतीयों ने पश्चिम एशिया के लोगों से इसके सीखा है। कॉप तथा लेप्सियस जैसे विद्वानों ने भी विलियम जोन्स के मत का अनुमोदन किया है। टेलर, डीके, कैनन आदि विद्वान दक्षिणी सेमेटिक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं इसमें, प्रश्न यही बनता है कि दक्षिणी सेमेटिक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है, तो हम कहेंगे टेलर, डीके, कैनन। इनमें से कौन नहीं करता है, तो कॉप्स क्या बोलते हैं उसको, लॉसेस नहीं करते हैं। डॉक्टर अहमद हसन दानी नहीं करते हैं ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन विद्वानों का विचार है, किन विद्वानों का, इनका, कॉप्स, लेप्सियस, विलियम जोन्स, टेलर, डीके, कैनन, इन विद्वानों का क्या विचार है कि सीरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि से ब्राह्मी लिपि का क्या हुआ है, विकास हुआ है। कौन सी लिपि, सीरिया की क्यूनिफॉर्म। फोर्डनीशियन उत्पत्ति का सिद्धांत वेबर, वेनफ्रेम, जॉनसन, ब्लूरर आदि विद्वान इस मत के समर्थक हैं। वो क्या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति फोर्डनीशियन उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। वेबर, वेनफ्रेम, जॉनसन, ब्लूरर आदि लोग। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत फिर कौन देता है कि द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत कौन देता है, ये देते हैं लेसेस और एडवर्ड थॉमस। वो कहते हैं कि आर्य वैदिक उत्पत्ति का सिद्धांत कनिंगम, डाउनसन आदि विद्वान भी इस मत का पोषक है और वो ये कहते हैं कि भाई आर्यों के द्वारा ही ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और यह लिपि पूर्णतः क्या है, भारतीय है। भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कौन करते हैं, लेसेस और एडवर्ड थॉमसन, कनिंगम, डाउनसन। डॉक्टर श्याम शास्त्री तांत्रिक ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मी लिपि प्रायः दक्षिण एशिया की सभी लिपियों की मात्र लिपि है। इसने मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया की अधिकांश लिपियों को प्रभावित किया है। ब्राह्मी लिपि से ही कालांतर में गुप्त, कुटिल, सिद्ध मात्रिका, न्यून कोणीय, देवनागरी, शारदा, बंगला, उड़िया, कैथी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि लिपियों को क्या हुआ है, विकास हुआ है। पुरालेख विशेषज्ञ डी.सी. सरकार ने उत्तरी भारत में ब्राह्मी लिपि के इतिहास की विवेचना करते हुए इसकी 3 अवस्थाओं को क्या करा है, चिन्हित करा है। उत्तरी ब्राह्मी 4वीं से 6वीं सदी, 6वीं शताब्दी में गुप्त ब्राह्मी ही सिद्ध मात्रिका एक कुटिल नाम से एक लिपि के रूप में विकसित हुई थी। हम यही बता रहे कि जो लिपियां हैं वो कहाँ से प्रारंभ हुई, मूल रूप से उनका मूल क्या है, ब्राह्मी है। तो हम कह रहे हैं कि जो सिद्ध मात्रिका, जिसे क्या कहते हैं, कुटिल भी कहते हैं। पहले तो यही पूछा जाता है कि सिद्ध मात्रिका क्या है, तो क्या कहेंगे हम, लिपि है। ठीक है, तो ये किस से आई है, ये ब्राह्मी से ही आई है। कुमारगुप्त प्रथम का जो बिलसद लेख है गुप्तकालीन पश्चिम कोणीय शैली, और चंद्र का मेहरोली लेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्र लेख, ये पश्चिमी घसीट शैली का एक नमूना है। अल-बरूनी के विवरण से क्या ज्ञात होता है कि 6वीं से 10वीं सदी तक की उत्तर भारतीय लिपि का नाम क्या नाम था, सिद्ध मात्रिका या कुटिल। देवल प्रशस्ति तथा आदित्य सेन अवसर लेख में कुटिल लिपि का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। यानी अल-बरूनी भी कह रहे हैं कि ये लिपि प्रचलन में थी, सिद्ध मात्रिका और कुटिल, और ये कहाँ से आई थी, ये ब्राह्मी का ही एक रूप है। 8वीं और 10वीं सदी के मध्य में ये लिपि विकसित होकर देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई। क्या हुआ था कि जैसे हम, आप देखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है से लगाकर उसके यौवन तक कितने रूपों में बदलाव आता है, वैसे एक लिपि के जन्म से लगाकर जब उसका यौवन आता है तो उसकी लिपियों में बदलाव आता है। तो यही ब्राह्मी क्या हो गई, सिद्ध मात्रिका हो गई, उसके बाद में देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई। यानी सारी लिपियों का मूल क्या है, हम बता रहे हैं ब्राह्मी लिपि। उत्तर भारत में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार शासकों के राजकीय लेख नागरिक
देवनागरी लिपि में लिखे गए। नगरी लिपि भी कहते हैं इसे, नागरी लिपि भी कहते हैं, देवनागरी भी कहते हैं। तो उत्तर भारत में सबसे पहले किन शासकों के लेख लिखे गए देवनागरी लिपि में? गुर्जर प्रतिहार शासकों के। महेंद्रपाल प्रतिहार सॉरी महेंद्रपाल प्रतिहार का दिव्याद बोली ताम्रपत्र इस लिपि का प्रथम अभिलेख है। कौन सा? दिव्याद बोली ताम्रपत्र। कौन सी लिपि का? देवनागरी लिपि का। 14वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों में नंदनागरी लिपि का प्रयोग किया था। नंदनगर नादेड़ के नाम से प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों व आकाटकों के शासन में प्रचलित थी। शारदा लिपि का जो जन्म माना जाता है पंजाब व कश्मीर के प्रदेशों में हुआ है, और कश्मीर को शारदा देश या शारदा मंडल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए शारदा मंडल या शारदा देश किसे कहा जाता है, तो हम क्यों कहेंगे? हम कहेंगे कश्मीर को। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसका जन्म स्थान, इस लिपि का जन्म स्थान क्या है? पंजाब और कश्मीर है। शारदा लिपि का पहला अभिलेख हमें मिला है सराहा है, चंबा अभिलेख 10वीं सदी का है, और इस लिपि का एक रूप टांकरी पंजाब जम्मू पहाड़ी क्षेत्र में भी प्रचलित है। पंजाब भी हम ध्यान रखेंगे, क्यों? पंजाब और कश्मीर में जन्म हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले प्रारंभिक तमिल ब्राह्मी का जो समय रहा है 2री सदी ईस्वी पूर्व से 1ली सदी तक रहा है, और उत्तरी तमिल ब्राह्मी का रहा है 2री सदी से 4थी सदी के बीच में। क्या है? अब देखते हैं तमिल ब्राह्मी का। दक्षिण भारतीय लिपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उस परिवर्तित रूप से विकसित हुई है जो 17 व 7 वाहन राजाओं के अभिलेखों में उपलब्ध है। कन्नड़ लिपि का सबसे प्राचीन लेख वातापी से प्राप्त चालुक्य शासक मंगलेश का अभिलेख है। और कन्नड़ भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध हस्तलिपि कौन सी है? कविराज मार्ग। कब मिली? ये कब का है? ये 877 ईस्वी का सबसे पुरानी हस्तलिपि, ध्यान रखिएगा, कन्नड़ भाषा की कविराज मार्ग। पूर्व मध्य काल में दक्षिण की 3 लिपियों का विकास हुआ, ग्रंथ, तमिल और वेटलुत्तु। दक्षिण भारतीय संस्कृत ग्रंथ जिस लिपि में लिपिबद्ध किए गए उसे ग्रंथ लिपि कहा गया। तमिल लिपि सर्वप्रथम 7वीं सदी में उपयोग में लाई गई। जो ग्रंथ जिस लिपि में लिखे गए वही ग्रंथ लिपि हो गई है ना, पहली प्रारंभिक। कलिंग लिपि का सबसे प्राचीन लेख पूर्व गंगा वंशी शासक देवेंद्र वर्मा का गांगेय संवत 87 का लेख है। पल्लव शासकों ने सर्वप्रथम तमिल लिपि को प्रोत्साहित किया था। किन शासकों के द्वारा तमिल लिपि को प्रोत्साहन कार्य किया गया? तो वह था पल्लव शासकों के द्वारा। अब बात करते हैं हम खरोष्ठी लिपि की। इसे बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रोपाली, काबुली, गांकगरी आदि नाम दिए गए। नाम याद रखिएगा, बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रोपाली, काबुली, गांकगरी। सांधु, स्वात और काबुल नदी या शाटियों से बना भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी हिस्सा खरोष्ठी लिपि का केंद्र रहा, जिसे प्राचीन काल में गांधार क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। अशोक के अभिलेख के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा संस्करण खरोष्ठी लिपि में निर्गत किए गए थे। ललित विस्तार प्राचीनतम अभिलेख, चीन ग्रंथ फवल सुलीन में इस लिपि का उल्लेख है। इस लिपि का? खरोष्ठी लिपि का। हमने देखा था ललित विस्तार में ब्राह्मी लिपि का भी उल्लेख किया गया था, है ना, और अब खरोष्ठी लिपि का भी उल्लेख किसमें किया गया है? ललित विस्तार में। ललित विस्तार किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है। सर्वप्रथम जॉर्ज ब्यूअर ने दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली इस लिपि की उत्पत्ति अरेमाइक लिपि से होने का प्रतिपादन किया है। चीनी परंपरा के अनुसार खरोष्ठी लिपि का आविष्कार खरोष्ट नामक भारतीय था। ये चीनी परंपरा कह रहा है कि खरोष्ट नामक भारतीय के द्वारा क्या हुआ था? खरोष्ठी लिपि का आविष्कार हुआ है। यवनों, पहलवों, शकों तथा कुषाणों ने भारतीय प्राकृत भाषा के लिए क्या करा? इस लिपि का प्रयोग किया था। अब देखते हैं कि इसे पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई। तो ब्राह्मी लिपि की अपेक्षा खरोष्ठी लिपि को पढ़ा जाना सरल था, क्योंकि यूनानी सिक्कों पर दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था। 1833 में प्रिंसेप ने अनुमान लगाया कि अपोलोडोर्स के सिक्कों के एक ओर की लिपि पहलवी और माणिक्याला स्तूप से प्राप्त लेखों की लिपि पाली अर्थात ब्राह्मी, किंतु और अधिक अध्ययन करने पर स्वयं मत बदल दिया। अफगानिस्तान में पुरातात्विक शोध करते समय मेसन ने पहली बार यह जाना कि सिक्कों के यूनानी लेख और खरोष्ठी लेख दोनों एक ही है। ये कौन बता रहा है? मेसन बता रहा है कि जो सिक्के हैं उसका जो यूनानी और खरोष्ठी दोनों लेख क्या है, यानी दोनों में साम्यता है, दोनों एक ही है। ये एक महान उपलब्धि थी जिसने खरोष्ठी लिपि के उद्वाचन को क्या कर दिया? सरल बना दिया। तब उसने मिनेंडर, अपोलोडोर्स और हर्मावीज के सिक्कों के लेख पढ़ लिए। उसके बाद में इनके सिक्कों के लेख को पढ़ाया गया। मेसन ने अपनी खोज से प्रिंसेप को अवगत कराया
कि मैसन का अनुकरण करते हुए प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि में लिखे यूनानी राजों के 12 नाम और 6 विरुद्ध पढ़ लिए। उसने यह भी निर्धारित कर लिया कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती। प्रश्न कभी कभी यही बनता है कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो कैसे, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ये मैसन ने किसे बताया, प्रिंसेप को बताया कि भाई ये यूनानी लिपि ही क्या है, खरोष्टी लिपि है। फिर उन्हें पढ़ने में सफलता मिली और पहली बार उन्होंने यूनानी राजाओं के 12 नाम और 6 विरुद्ध पढ़ लिए। विरुद्ध होते ही प्रशस्तियां होती है जो राजाओं के लिए पढ़े जाते थे। 1838 में उसने महसूस किया कि लिपि की भाषा पाली है, इससे काम में पुनः गति आई। अब उसने इस लिपि के 17 अक्षरों को पढ़ लिया। इसके बाद 6 अक्षरों को नॉरिस ने और शेष को कनिंघम ने पहचान लिया। इस प्रकार खरोष्टी वर्णमाला पूरी तरह से पढ़ ली गई। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों के पढ़े जाने से भारतीय अभिलेखीय का एक चरण पूरा हुआ। 1874 में बर्ने ने पहली बार एलिमेंट्स ऑफ साउथ इंडियन पेलियोग्राफी शीर्षक से इस विषय पर पहला ग्रंथ लिखा। बुक का नाम याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण, कब प्रकाशित हुई थी, किसने लिखी थी। ठीक है, अब देखते हैं भोजपत्रों के बारे में। ये भोजपत्र वृक्ष की छाल से जो बनते थे वो उस पर लिखने का कार्य होता है। एक नमूना आपके लिए है ना, कश्मीरी पंडितों के पुस्तकालय में और उड़ीसा में भोजपत्रों पर लिखी पुस्तकें मिलती हैं। प्रतीत होता है कि भोजपत्र का प्रयोग सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत में प्रारंभ हुआ। कहां पर प्रारंभ हुआ? उत्तर पश्चिमी भारत में। अल बरूनी के अनुसार मध्य और उत्तर भारत के लोग तूर्ज या भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखते हैं। ये ग्रेड 1 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि किस वृक्ष की छाल पर लिखते थे, तो भूर्ज वृक्ष की छाल पर, जिसे तुज भी कहा जाता है। भोजपत्र की सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ प्राकृत पाली वाला नहीं, धम्मपद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाली भाषा वाला नहीं है ना, खरोष्टी लिपि का हम बोल रहे हैं कि इसमें सबसे जो पुरानी पुस्तक है वह धम्मपद की, जो अशोक की धम्मपद की खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ, यह सबसे पुराना हमें मिलता है, जो संभवतः ईस्वी की 3री शताब्दी का है। सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक जो भोजपत्र पर लिखी मिली वह संयुक्तागम सूत्र है। ध्यान रखिएगा, भोजपत्र पर मिली सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? संयुक्तागम सूत्र। ताड़पत्र हुई ली लिखित हैंसांग की जीवनी से पता चलता है कि बुद्ध परिनिर्माण के शीघ्र बाद ही संपन्न हुई प्रथम बौद्ध संगति के बाद में भोजपत्रों पर विनय पीटक लिखा गया है ना, ताड़पत्र पर विनय पीटक लिखा गया। ये चीजें हमें किससे पता चलती है? ये चीजें हमें पता चलती है हुई ली सांग के हैंसांग पर जो जीवनी लिखी है उससे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति में जब त्रिपिटकों की रचना हुई तो उससे हमें पता चलता है कि ये चीजें ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। प्राचीन ताल पांडुलिपियां। चीन में कागज का आविष्कार कब हुआ? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ, पता है हमें, हो चुका था, है ना। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां अधिकांशतः ताल पत्रों पर लिखी गई थी। पांडुलिपियों के लिए निर्माण की विधि को संस्कृत में तालपत्र या तमिल में ओलई कहा गया। तालपत्र या तमिल में क्या कहा गया? ओलई। ये क्या है? ये पांडुलिपियों के निर्माण की विधि है। तालपत्र के लिए खजूर और ताड़ के पत्रों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले चुने हुए ताड़ के पत्तों को उचित आकार में काट लिया जाता था, फिर इसके बाएं मध्य दाहिने शीर्ष पर छेद कर लिया जाता था। पांडुलिपि को शलाका या एक नुकीली कलम की तरह की वस्तु से पत्ते पर उत्कीर्ण किया जाता था। पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या अधिकतर ऊपर के दाहिने हाशिए में अंकित होती थी। हम बता रहे हैं किस तरह से ताड़पत्रों को इकट्ठा किया जाता था, संग्रहित किया जाता था और उसे पूरी तरीके से पुस्तक के रूप में आकार दिया जाता था। ठीक है, राजेंद्र लाल मित्र का कथन है कि परमार शासक के एक उल्लेख से प्रमाणित होता है कि मालवा में 11वीं शताब्दी ईस्वी में लिखने के लिए कागज का उपयोग होता था। यानी यहाँ पर अब आ गया है ना, 11वीं शताब्दी में कागज आ गया है। कागज पर लिखित प्राचीनतम पांडुलिपि पूछा हुआ प्रश्न है यूजीसी नेट का, है ना, ध्यान रखिएगा। कागज पर लिखी सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण कब? 1089 की। कहां से प्राप्त हुई? कश्मीर। ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात। ठीक है, कश्मीर के बाद में जो दूसरी प्राचीन पांडुलिपि है जो कागज पर लिखी है वह गुजरात की है। समय ध्यान रखिए, पुरानी की बात हो रही हो तो 1090 पहले आएगा, फिर अगर बात करें वो नहीं हो तो गुजरात 1223 से 24 में प्राप्त होती है। ठीक है, जैसलमेर के जैन बृहद ज्ञान कोश में ब्यूलर ने रेशम की एक पट्टी पर लिखित जैन सूत्रों की सूची मिली है जिस पर स्याही से लिखा गया।
यानी अब यहाँ पर शाही भी आ गई है। अहिंदवाड़ा पाटन के जैन ग्रंथ भंडार में कपड़े के पत्तों पर श्री प्रभा सूरी रचित धर्म विधि ग्रंथ मिला है। कपड़े पर पत्ता बनाकर पुस्तक लिखे जाने का ये एकमात्र भारतीय उदाहरण है। तो जैन ग्रंथ से कपड़े पर पुस्तक बनाकर लिखे जाने का पहला भारतीय उदाहरण कौन सा है, कौन सी रचना है? श्री प्रभा सूरी के द्वारा धर्म विधि ग्रंथ। शाही से लिखने का प्राचीनतम उदाहरण अंधेर के धातु कलश पर मिला है, जो ईसा पूर्व शती का है। साची अभिलेखों में पहली बार लेखक शब्द का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा कि इस अभिलेखों में लेखक शब्द के रूप में बात हो रही है। तो कहां पर होता है? साची के अभिलेखों में। अगर लिपि की बात हो तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है। और अगर लेखक की बात हो तो साची के अभिलेखों में। पूर्व मध्यकालीन अनेक अभिलेखों से लेखक संधि विग्रह दिक्त, जिनकी उपाधि दिवीरपति या दिवीरपति था। दिवीर शब्द का सबसे पहले महाराज जयनाथ के खो ताम्रपत्र में मिलता है। अशोक के लेखों का अभिलेख चापड़ ब्राह्मी लिपि में मिलता है, लेकिन हस्ताक्षर या नाम खरोष्टी लिपि में करता था। लेख होते थे चापड़ ब्राह्मी लिपि में और हस्ताक्षर करे हैं उन्होंने खरोष्टी लिपि में। जो अभिलेख है उसकी बात करें, लेखों की। क्षेमेंद्र के लोक प्रकाश में गंज दिवीर या बाजार लेखक, ग्राम दिवीर, नगर दिवीर, रखवास दिवीर का उल्लेख मिलता है। प्रथम कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम बुद्धगुप्त के दामोदर ताम्र लेख से मिलता है। कर्णिक का उल्लेख कर्णदेव के गढ़वा ताम्रपत्र या अशोकवर्मन चंदेल के खजुराहों के प्रस्तर लेख में मिलता है। दान पत्रों ताम्र शासन के लेखों के लेखक को शानिक कहा जाता था। धार्मिक दान का लेखक होने के कारण उसे धर्मलेखी कहा गया। प्रतिलिपि को ताम्र या पत्थर पर उत्कीर्ण करने वाले कारीगर को शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार, शिलाकूट कहा जाता था। प्रतिलिपि को ताम्र या पत्थर पर उत्कीर्ण करने वाला, जो महत्वपूर्ण मैं उसे जरूर समझाऊंगी ना, बाकी इन्हें आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। उसे क्या कहा जाता था? शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार या शिलाकूट, चारों नाम याद रखना है। कलन एक विशेष अधिकारी पट्टोपाध्याय का उल्लेख करता है। ये क्या करता था पट्टोपाध्याय? ये अभिलेख तैयार करने का कार्य करता है ना। लेख पंचाशिका ग्रंथ में व्यक्तिगत पत्रों के साथ साथ भूदान लेखों व संधियों के मसौदे बनाने का नियमों का वर्णन है। ये ऐसी पुस्तकें, इसमें पूछा जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो अगर लेख पंचाशिका की विषय वस्तु के बारे में पूछे तो भाई व्यक्तिगत पत्रों के साथ में भूदान लेख और संधियों का मसौदा बनाने के नियम इसमें। लोक प्रकाश, जिसे लिखा क्षेमेंद्र ने, विभिन्न प्रकार के बंध पत्रों, हुंडियों आदि के प्रारूपों के नियम लिपिबद्ध किए हैं। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वर रुचि, जिसे पत्र मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। वर रुचि का ग्रंथ है पत्र मंजरी, जिसमें कागज पर लिखने का वर्णन मिलता है। किसने? कागज पर लिखने का वर्णन मिलता है। यूनानी लेखकों के अनुसार भारत में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही कागज पर लिखने का चलन था। ये यूनानी लेखक कह रहे हैं कि ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से यहाँ पर के लोग क्या करते थे? कागज पर लिखने लग गए थे। तो इस तरह से ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय परंपराएं। अभी हमने क्या देखा? लिपि का विकास देखा, ठीक है, लिपि का विकास देखा। अब हम प्राचीन भारतीय परंपराएं और प्राचीन कवियों के बारे में देखेंगे, प्राचीन लेखकों के बारे में देखेंगे। तो अब आप देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, फिर बहुत हड़बड़ाहट होगी। और अब आप टेस्ट या देखने की जरूरत नहीं है कि और कितना देखेंगे और क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अब समय नहीं है। मात्र 3 महीने का समय बचा है हमारे पास, और उसमें हमें क्या करना है? जी तोड़ मेहनत करनी है ना। तो हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ? तो जल्दी करिए मेरा क्लासेस एप्लीकेशन पर अश्वमेध सफलता लक्ष्य फैमिली को ज्वाइन करिए और मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं। जय गणेश।